जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम सिंगापुर की मिसाल में लिखते हैं, सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। ज़मीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, बहरी जहाज़ों से चूहे निकाल कर खाते थे, और बस। मलेशिया उनसे तंग था, लिहाजा बड़ा मशहूर वाक़या है। तुनक्को अब्दुर्रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने उन बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रखकर क्या करना है, और यूँ सिंगापुर आज़ाद हो गया। यह कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफ़ा था। दूसरा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने इसे ली को आन यू की शक्ल में दिया। ली को आन सिंगापुर के वज़ीर आज़म बने और इस शख्स ने उन दलदली ज़मीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया, और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोज़गार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया, मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, क़ुव्वत इरादी ज़रूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रक़बा और तेल भी दरकार नहीं होता, इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली को आन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। इस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। वज़ीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया, मज़हब को ज़ाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई, बूढ़ा, हिंदू, किसी को कोई गरज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया, और ये ऐलान कर दिया गया, कोई शख्स किसी शख्स के मज़हब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा, और एक मज़हब का पैरोकार दूसरे मज़हब की इबादत गाह में जा सकेगा और उस पर कोई एतराज़ करेगा, और ना तबलीग। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फौकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी, और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खिले रहेंगे, और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। 2. ली को आन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था। ली को आन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्ज़ाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। मुझे साबिक़ सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया, मैं 1999 में गवर्नर सिंध था। ली को आन यू दौरे पर आए, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा, हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टप दें। मेरी बात सुनकर ली को आन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोले, अब कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं। हमने उनकी मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और ये देर तक ली को आन यू की तरफ देखते रहे। 3. ली को आन यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक शर्त थी, इसके पास पैसा और तजर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफ़ा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नियत बिजनेसमैन है, मुनाफा कम और क्वालिटी ज़्यादा पर यकीन रखता है, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने आज तक उसे तंग नहीं किया। और ये यहाँ अकेला नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, और हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बना। 4. ली को आन यू ने तालीम और हुनर पर खुसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी इदारे महज तालीमी इदारे नहीं हैं, ये हुनरमंद और अहलियत की लेबॉरेटरियाँ हैं। लिहाजा यहाँ जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीम याफ्ता हैं, वहाँ ये हुनरमंद भी हैं, ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। ली को आन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज़ शख्सी सफाई से किया गया, लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिया। हाथों की सफाई को कानून बना दिया। थूकने पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क का अवामी जगह पर थूकते,
पान की पैक गिराते या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो अब सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता या थू-थू करता दिखाई नहीं देगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे, इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। मजीद ली को आनियू का ख्याल था सिगरेट, पान और च्युइंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा इसने उन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगहें भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स उनके अलावा किसी जगह हाथ में डिब्बी या सिगरेट पकड़कर खड़ा हो तो इसे पुलिस पकड़ लेती है। च्युइंगम पर आज भी पाबंदी है। अब मुल्क में च्युइंगम ला भी नहीं सकते। और 5 ली को आनियू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल इस वक्त बने जब मशरिक में उनका तसव्वुर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती है। अब किसी भी टोंटी का पानी पी सकते हैं। मैंने ILO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के वफूद आए थे, लेकिन किसी के मेज़ पर पानी की बोतल नहीं थी। पानी के जुग थे और ये जुग अमला टोंटी से भर कर रखता था। होटलों के अंदर भी टोंटियाँ लगी हैं। एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंज में भी पानी की बोतलें नहीं होती। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तसव्वुर तक नहीं, ताहम वसाइल की बचत ज़रूर की जाती है। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा गुनाह समझा जाता है। हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों की एक ख़ास निशानी है, हम मानते नहीं हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में तारीख़ी फ़िक्रा कहा था। मैं इस फ़िक्रे को काबिल हज़म बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी तहरीफ़ कर रहा हूँ। यूसुफ़ी साहब ने लिखा, मुझसे एक अरबी ने कहा, भाई मुसलमान हम भी हैं, लेकिन अब लोग कुछ ज़्यादा ही खिसक गए हैं। खिसक की जगह एक तेज़ाबी लफ्ज़ था। ये बात 100% दुरुस्त है। हम लोग हक़ता खौफनाक हद तक खसके हुए हैं, लिहाजा हमने अपने मुल्क और अपनी दोनों की मत मार दी। मैं अब तक 105 मुल्क फिर चुका हूँ। अब यकीन करें, मुझे किसी मुल्क में पाकिस्तान जितना पागलपन दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई कौम अपने आप को इस तरह फांसी देती और अपनी ही लाश को सड़कों पर घसीटती नज़र नहीं आई। अब यकीन करें, हम तबाही और ख़ुदकुशी की खौफनाक मिसाल हैं। हम एटमी ताकत भी हैं और भिखारी भी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज के मालिक भी हैं और हमसे मुल्क भी नहीं चल रहा। और हम मुसलमान भी हैं और जाली आब जमजम भी बीच रहे हैं। चुनाचा में खुलकर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने अगर अब ब्रेक ना लगाई तो हम साल भी नहीं निकाल सकेंगे। हम मन हैस अलकौम मुनाफिक हैं। हम मजहबी तौर पर भी मुनाफिक हैं। हम अल्लाह और रसूल का नाम लेकर दूसरों को कत्ल तक कर देंगे, लेकिन रसूल और अल्लाह का कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे। लिहाजा मेरा पहला मशवरा है, प्लीज़ मज़हब को ज़ाती मसला बना दें। दूसरों के अकायद पर एतराज़ और मजहबी त्यौहारों के दौरान सड़कें बंद करने पर पाबंदी लगा दें और लाउड स्पीकर बैन कर दें। पूरे मुल्क में मिस्र, ट्यूनिस, मोरक्को और उज़्बेकिस्तान की तरह एक वक्त में अज़ान और नमाज हो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ शाये हो, खुतबा हुकूमत जारी करे। मसाजिद कोई भी बनाए, लेकिन यह चली हुकूमत की निगरानी में और अकायद के बजाय अवाम को मस्जिद में मजहब के सकाफ़ती और इखलाकी पहलू सिखाए जाएँ। दूसरा मशवरा, मुल्क को हर किस्म की तिजारत, सनतकारी और सरमायाकारी के लिए खोल दें। दुबई, सिंगापुर और तुर्की की तरह दुनिया भर के सरमायाकारों को आने दें और काम करने दें। किसी से रकम के बारे में न पूछें। ये याद रखें, सियाहत दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब इस पर तवज्जो दें। कराची से ईरान के बॉर्डर तक 1500 किलोमीटर कोस्टल लाइन है। अब ये यूरोपीय मुल्कों को दे दें। यहाँ टैक्स फ्री यूरोपीय शहर बनाएं और चलाएं। हुकूमत रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करे। और चौथा मशवरा, मेहरबानी फरमाकर मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करें। फ़ौज तमाम सियासतदानों को बिठाए, 30 साल का प्लान बनाए और उसके बाद जो इस प्लान की खिलाफ वर्जी करे उसे पकड़कर उल्टा लटका दे। ये मुल्क इसके बगैर नहीं चल सकेगा। हमें लीको आनियू बनना पड़ेगा। खुदा की पनाह 683 मुरब्बा किलोमीटर के सिंगापुर के मालियाती ज़खायर $250 बिलियन हैं और हम एटमी ताकत होते हुए भी $1 बिलियन के लिए कशकोल लेकर फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। हम पागलपन के इस लेवल पर चले गए जहां इंसान लज्जत लेने के लिए खुदकुशी तक कर जाता है। चुनाचा खुदा खूफी करें और आंखें खोली, हम बर्बाद हो चुके हैं।